हमारे उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के उनसे गुजारिश करता हूँ कि क्लास का आगाज़ कर दें। जी शुक्रिया हफ्साब आपको मेरी आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है लेकिन काफ़ी तेज़ है, थोड़ी सी अगर कम हो जाए तो बेहतर है। जी ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा सा पीछे रह के बात करूँ जरा। तमाम अहबाब को मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है जी जी। आ रही आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक छोड़ा था। वो था मॉडर्न अप्रोचेस। तो वहीं से हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो उससे पहले तीन हम पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह पढ़ना है। तो अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखें, किसी भी इल्म के बारे में जो अप्रोचेस होती हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो, जैसे इंसान की अप्रोच बदलती है तो इल्म को पढ़ने की अप्रोच भी बदल जाती है। जैसे कुरान मजीद है, अल्लाह ताला की किताब है, हर दौर में इससे फायदा हासिल किया गया है और हर दौर के उलमा ने इसको डिफरेंट अप्रोच से पढ़ा है। तो आज के जदीद दौर में हम उसमें से साइंस का इल्म निकालने की कोशिश करते हैं, हम उसको कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो अब चेंज हुई, मॉडर्न दौर आ गया है। जदीद दौर में पॉलिटिकल साइंस को इस तरह देखा जाता है। इसकी जो मॉडर्न अप्रोच बनी है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं रवैया जाती जो है। असल में ये ब्रांच इसलिए बनाई गई है, 90s के शुरू में जो बनाई गई थी। इसमें ये कहा गया कि क्योंकि अब जमहूरियत का दौर शुरू हो चुका है तो हमने अपने वोटर्स का जो रवैया है, उसकी जो सोच है और जो यानी कि हमने अपने वोटर की हमायत हासिल करनी है। तो उसकी हमायत हासिल करने के लिए हम अपने वोटर्स के जो ट्रेंड्स हैं, उनकी सोच है, उनकी जो आदात हैं, उनको चेक करना पड़ेगा। ताकि एक लीडर ने ये सोचा कि मैं अपने जो मेरे इलाके के वोटर्स हैं, मैं उनकी हमायत कैसे हासिल कर सकता हूँ, उनकी हिमायत को मैं कैसे माप सकता हूँ, किस तरह मैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए ये अप्रोच शुरू की गई। ये काम ये करती थी। जैसे फर्ज करें आप घर में हैं, तो घर में अगर आप अपनी मजहबी चीज को पाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ तरीके से उनको घर वालों को कायल करेंगे कि ना मेरी मजहबी चीज में ऐसा होगा वैसा होगा। आपको अपने माँ बाप के मूड का पता होता है कि अब अगर इनका मूड ये है, मैं ये बात कहूंगा तो मेरी बात जो है वो मानी जाएगी, अगर मैं ये बात इस वक्त कहूंगा तो तब मानी जाएगी। यानी कि मूड जो है उनको हम चेक करते हैं। तो अमेरिका में इस चीज को बकायदा लॉबिंग की फॉर्म में जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये समझिए कि अपने वोटर जो है उनकी हमायत को हासिल करने के लिए, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बाकायदा तौर पे जो है कंपेन चलाई जाती है मीडिया के जरिए, या फिर जो है वो अपने वोटर्स जो हैं उनके उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्रेंड जो है वो बनाए जाते हैं। कलर्स का यूज किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बोर्ड्स बनाए जाते हैं। यानी कि आपने बिहेवियरिज्म के जरिए जो है वो पॉलिटिकल साइंस को बाकायदा एक साइंस के फॉर्म में ले आए हैं। और आप जो है वो बाकायदा प्रोडिक्शन कर देते हैं कि हमारे हल्के में जो वोटर है उसका ट्रेंड इस पार्टी की तरफ है, उसका ट्रेंड इस पार्टी। आप किस तरह उसको क्वान्टिफाई करते हैं? अपने वोटर्स के मूड की बुनियाद के ऊपर आप क्या करते हैं, आप जनाब रिजल्ट को क्वान्टिफाई कर रहे होते हैं। आप रिजल्ट का बताते हैं जनाब कि मुझे मेरा ख्याल है इतने वोट मिलेंगे, इतने वोट मिलेंगे। और इसी तरह इसमें आपका हुक्मरान है, फर्ज करें अभी आपका हुक्मरान इमरान खान, उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले जरदारी था। तो हुक्मरानों के जो मूड है, जो बाइडन का मूड क्या था और इसी तरह जो है उसका बिहेवियर या रवैया क्या था जो उससे पहले था, तो हम हुक्मरानों के रवैयों को जज करना शुरू कर देते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो हुक्मरान है अगर उनको ये सूरत पेश आएगी तो वो क्या डिसीजन लेंगे। तो बड़े पैमाने पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी जज करना शुरू कर देती हैं हुक्मरानों के रवैयों को। तो बारह अमरीकी सदारती इंतखाब में जो बिहेवियरिज्म है इसको बाकायदा प्रोपोगंडे के तौर पर लॉबिंग फर्म इसको यूज करती हैं। और अमेरिका में तो ऑलरेडी जो है वो कहा जाता है चंद उनकी जो रियासतें हैं वो रिपब्लिकन हैं, चंद उसके डेमोक्रेट्स हैं। कुछ के बारे में कहा जाता है ना वो स्विंग रियासतें हैं, वो एट अ टाइम आके अपना जो है वो मूड बदल देती हैं और किसी की तरफ चली जाती हैं। ये सब कुछ कैसे जो है पहले जज कर लिया जाता है। तो ये रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट के बारे में जज कर लेना और वोटर के रवैये को चेक कर लेना, ये सारा सारा जो साइंस है ये बिहेवियरिज्म के लिए ही मुमकिन हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये था बिहेवियरिज्म। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की अप्रोच है नई आई, जिसमें हम सर्वे करके
उसका रवैया चेक कर लेते हैं वोटर का। और दूसरा जो है हमारा जो स्टडी अप्रोच है मॉडर्न में, वो है सिस्टम अप्रोच। इसको आप समझ लें कि ये सेकंड अप्रोच है, ये बड़ी जो है इसको हम समझते हैं ये बड़ी अहम किस्म की अप्रोच है। इसमें ये होता है कि कहा जाता है जनाब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो हमारा माशरती एक सिस्टम है, ये उसका एक पार्ट है। हमारा जो एक पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा बहुत से अदारे आते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, और ये सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है। इसको हमने इस तरह पढ़ना है, इसको हमने जो बाकी हमारे सोशल साइंस के अदारे हैं ना, जैसे आपका सोसाइटी एक अदारा है, सोसाइटी से बाहर घर भी हमारा एक अदारा है, इसके अलावा जो है आपका स्कूल कॉलेज मदरसा ये एक हमारा पूरी का पूरा एक अदारा है। पॉलिटिकल साइंस को कहा जाता है कि ये सबसे अहम अदारा है। यहाँ तक जो है वो आप ये समझे कि ये कह दिया गया है, अगर कोई शहरी हिस्सा ही नहीं लेता जो है जो मुल्क की जो है पॉलिटिक्स में, तो बाज जो है वो एक वक्त था जब उस बंदे को जिसको पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन इसकी थी ही नहीं, उसको वो शहरी कंसिडर नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि आप ये समझें कि उसको वो शहरी ही कंसिडर नहीं करते थे। तो यानी कि हम कहते हैं कि सिस्टम अप्रोच के जरिए हम ये देखते हैं कि अगर आप शहरी हैं, मैं भी एक शहरी हूँ, तो पूरे का पूरा जो हमारी रियासत है ये एक निज़ाम है, उसमें पॉलिटिकल जो है अप्रोच, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एक उसका इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह वर्क करता है, सिस्टम अप्रोच का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा निज़ाम का हिस्सा रहते हुए पॉलिटिकल जो सिस्टम है, क्योंकि ये पूरे उसका सोशल सिस्टम का एक हिस्सा है, ये उसके बगैर काम ही करता। फर्ज करें आजकल जो है वो आपके मुल्क में महंगाई है, महंगाई की बहुत बड़ी वजह वो पॉलिटिकल सिस्टम है। महंगाई हालांकि एक सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, हम कमाई कर रहे हैं, हमारे जो है जनाब वो फिर भी जो है हमारी रोजमर्रा जरूरियात वो पूरी नहीं हो रही। तो लेकिन ये सारे का सारा जो हमारा हमारा जूता पहनना, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस जो है, इसके अलावा हमारा रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात जो है, हमारे कपड़े लेना, हर चीज महंगी है, महंगाई हो गई है। हमारा सारे का सारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो मुतासर हो गया है। लोग जो है वो शादी ब्याह के ऊपर काम आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉपिंग जो है वो बड़ी, हर बंदा ये कह रहा है महंगाई बहुत है। अब उस महंगाई को हम इंटरलिंक कर लेते हैं इसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये बाकायदा पूरे एक सोशल स्ट्रक्चर का एक लाजमी जो है पार्ट है। तो ये सिस्टम अप्रोच है कि आपने इसको सिस्टम से बाहर नहीं निकालना। फिर इसमें होता क्या है, जब ये अप्रोच अपनाई गई तो उन्होंने कहा जनाब कि इस हम पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पूरे सोसाइटी का एक पार्ट होते हुए ये काम करेगा, ये अकेला काम नहीं कर सकता। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पूरे सोशल सिस्टम का पार्ट होते हुए सबसे अहम काम ये करता है, और ये बाकी तमाम सिस्टमों को जो हमारी सोसाइटी के हैं उन सबको मुतासर करता है। तो इसको ये कहा गया कि फर्ज करें आप अवाम जो है वो चाह रहे हैं कि हम हुकूमत से कोई डिमांड करें, आप सोशल सिस्टम का हिस्सा है, सोशल सिस्टम के अंदर ही पॉलिटिकल सिस्टम आता है। अवाम क्या करती है, अवाम जो है वो अपनी डिमांड्स पैदा करती है। जब वो डिमांड आती है उस डिमांड को अवाम सपोर्ट देती है। किस तरह सपोर्ट देती है, मीडिया के लिए अपनी राय देती है, हड़तालें करती है और जलसा जुलूस करती है। तो ये जो तरीका है, ये अपनी जो डिमांड्स अवाम ने की है उसको सपोर्ट मिलती है। ये इसको हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट जा रहा है, अवाम की राय उसको सपोर्ट मिल रही है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो इनपुट दाखिल हो रही है। फिर क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जैसे फर्ज करें हम प्रोफेसर हैं, हमारी एक डिमांड है, हम वो डिमांड लेके पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाते हैं, लाहौर में जाके चौक में बैठ जाते हैं। वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो अवाम की डिमांड को, उनकी सपोर्ट जो है वो देखता है कि जो उनकी डिमांड उसको क्या सपोर्ट मिल रही है। सपोर्ट मिल रही है जनाब, प्रेशर मिल रहा है अवाम का, रोड की हड़तालें हो रही है, रोड बंद हो गए हैं, और इस तरह जो है वो अवाम हड़तालों पर आ गई है, नेट बंद हो गया है। ये सारे का सारा प्रेशर पड़ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में एज ए इनपुट। पॉलिटिकल सिस्टम क्या करेगा, अवाम की उस डिमांड को लेगा, उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएगा, उस पॉलिसी को वापस जो है जहां से वो इनपुट आई थी उसी के अंदर वापस भेज देगा उस पॉलिसी को। वो जो पॉलिसी थी बेसिकली वो आउटपुट है सिस्टम की। ठीक है, वो जो आउटपुट आया, अवाम ने उसको आउटपुट को लिया, देखा कि क्या हमारी डिमांड के मुताबिक ही
पॉलिटिकल सिस्टम ने वर्क करके पॉलिसी दी है, अगर तो अवाम की डिमांड के मुताबिक ही पॉलिटिकल सिस्टम ने आउटपुट निकाला है, अवाम उसका फीडबैक देते हैं और जनाब खुशी का इजहार करते हैं और थैंक यू बोलते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जनाब के पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा अच्छा काम किया है, तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं बाकायदा, और अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं जनाब कि हम हुकूमत की इस कारकर्दगी से, इस पॉलिसी से मुतमईन हैं। इसको हम फीडबैक बोलते हैं। ये जो अप्रोच है, इसको हम पूरे के पूरे अप्रोच को हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच, जिसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बाकायदा एक इनपुट इंटर होती है। पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट के मुताबिक क्या करता है, वर्क करता है, वर्क करने के बाद क्या करता है, पॉलिसी की फॉर्म एक आउटपुट निकालता है, आउटपुट निकाल के फिर उसका फीडबैक भी मिलता है। तो मॉडर्न अप्रोच में सिस्टम अप्रोच जो है ये बहुत अहम है, इसी के ऊपर सारे का सारा जो निज़ाम है तमाम ममालिक का वो इसके ऊपर चल रहा है। वो देखते हैं कि अगर अवाम की कोई जो है वो डिमांड आई है, क्या उसके पीछे अवाम की सपोर्ट भी है कि नहीं है। ये नहीं है कि उसको 1000 लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट मीन्स कोई मीडिया के जरिए सख्ती से बयान देना, कोई सोशल मीडिया कैंपेन, कोई हड़तालें, कोई जल्द से जुलूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर किसी डिमांड के पीछे ये सपोर्ट ना हो तो सिस्टम अप्रोच ये बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस डिमांड को अहमियत ही नहीं देता। ठीक है, जब तक किसी भी डिमांड को अवाम की सपोर्ट, मीडिया कैंपेन, जल्द से जुलूस की जो है वो प्रेशर ना हो तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हरकत ही नहीं करता। तो जब वो पॉलिटिकल सिस्टम उसको सीरियस लेता है फिर वो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी बना के वो बाहर निकालेगा, तो कहता है उसका आउटपुट होगा, आउटपुट वापस उस सोसाइटी के अंदर जाएगा, अवाम फीडबैक देगी। ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये मॉडर्न अप्रोच का, सिस्टम अप्रोच का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। हमने अगला टॉपिक भी शुरू करना है, गेम थ्योरी। जी, गेम थ्योरी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही अहम थ्योरी है जनाब। गेम थ्योरी जो है, आप यही समझिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये नई अप्रोच है आजकल, इसको हम आम यूज करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं इसमें आमतौर पे दो प्लेयर्स होते हैं, दो प्लेयर्स हैं। जैसे आप फर्ज करें आप मार्केट में कोई चीज लेने गए हैं और आपने जो है दुकानदार से बारगेनिंग की है, तो दुकानदार ने जो है वो सेल लगाई हुई थी और रेट फिक्स किया हुआ था, 1000 रुपया जनाब रेट है। आप जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं तुमने 1000 रुपया फिक्स किया हुआ है, मैं 5 पीस लेना चाहता हूँ, मुझे आप उससे भी कम करें। आपने उससे बारगेनिंग शुरू कर दी, यानी कि आपने उसको फिक्स रेट को भी तोड़ा। दुकानदार कहता है ठीक है मैं आपको 300 रुपया कम पे आइटम दूंगा, यानी कि आपने 1000 की बजाय 700 की चीज लेके आ गए। ठीक है, आपने बार्गेनिंग की। तो जब आप ये बात अपने दोस्त को बताएं कि भाई मैंने जो है वो उसने रेट फिक्स किया हुआ था लेकिन मैंने वो रेट भी तोड़ा लिया है, तो आपका दोस्त जो है वो आपको एक बड़ा ही अच्छा सा लकब देगा। ठीक है, तू यह बड़ा गेमर है, हम बोलते हैं बड़ा गेमर है। तो गेमर का जो लफ्ज है वो यही से बेसिकली निकला है। ये गेम थ्योरी जो है ये बेसिकली उसी का जो है वो एक हिस्सा है कि जब भी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ, हम पॉलिटिकल साइंस में या गेम थ्योरी में हम उसको बंदे के बजाय प्लेयर बोलते हैं, जब भी कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ जो है वो किसी ऐसी सूरत हाल में गिरता है जिसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव जो है वो सिचुएशन, यानी कि कोई मुवाजना या मुकाबला है किसी बात का ना, तो वो आपस में प्लेयर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसमें एक प्लेयर क्या कर रहा है दूसरे प्लेयर से मैक्सिमम जो है वो मुनाफा ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर से मुनाफा ले लिया अपनी फैसला साजी के जरिए, एक अच्छा फैसला किया और उसने क्या किया दूसरे से जो है वो मुनाफा ले लिया। तो वो कहता है जनाब कि मैं गेम कर गया हूँ। गेम आमतौर पर यही होता है ना, हमारे साथ भी पॉलिटिशियन आते हैं, हमें जो है वो वोट हमसे हासिल करने की, उनका बेसिकली उनका फायदा क्या होता है, हमसे वोट लेना, अपने मुफाद के लिए हमसे झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं जनाब देखिए मैं मामला गेम का ठड़ी, मैं बड़ा बड़ा गेमर हाँ। इसी तरह हम भी रोजमर्रा जिंदगी में यही कहते हैं जनाब मैं बड़ा बड़ा गेमर हूँ, मैंने गेम कर दी है। मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरा अपोनेंट प्लेयर था उसके साथ मैंने इस तरह की बार्गेनिंग की कि मैंने उसको जो है ललचाया या उसको मैंने धोखा दिया और मैंने मैक्सिमम फायदा हासिल कर लिया। ठीक है, तो ऐसी गेम थ्योरी जो है जिसमें आप मैक्सिमम फायदा लेते हैं, ये आमतौर पे इंटरनेशनल रिलेशन में यूज होती है। क्या यूज होता है, दो जो है दो ममालिक हुक्मरान बैठे हुए हैं या सफीर बैठे हुए हैं या नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोशिश ये करनी है कि हम आपस में इस तरह गुफ्तगू करें
कि हर प्लेयर के जहन में ये होता है कि मैं दूसरा जो प्लेयर है उसके जहन को असेस करके, अंदाजा लगा के वो क्या करना चाह रहा है, उसके मुताबिक मैं अपना फैसला बदलूं और मैं कोशिश करूं कि मैं मैक्सिमम जो है वो इस नेगोशिएशन में फायदा ले जाऊं, यानी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करूं। ये गेम थ्योरी आमतौर पर जो है इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा यूज होती है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज होती है कि आपने क्या करना है, आप बीइंग अ प्लेयर आप जो शामिल होते हैं और क्या करते हैं, आप मैक्सिमम फायदा हासिल करते हैं जो भी सूरत हाल में आप घिरे होते हैं, अपने जो आपका सामने वाला अपोनेंट है उससे आप फायदा लेते हैं। गेम थ्योरी में आमतौर पर दो सलाहें चलती हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम जो है ये गेम थ्योरी की जो है ये टर्म है। इसमें ये होता है, इसमें एक प्लेयर का लॉस दूसरे का जो है वो फायदा होता है। इसके आमतौर पर इसको हम ऐसे लेते हैं, लॉस ऑफ वन, किसी एक का लॉस हो जाना, इस गेन ऑफ एन अदर प्लेयर, यानी कि एक प्लेयर जो है उसका लॉस हुआ है और जबकि जो इसका लॉस हुआ दूसरे का फायदा हो गया है, इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर। दूसरी इसमें टर्म जो है वो गेम थ्योरी में चलती है वो है नॉन जीरो सम गेम। इसमें क्या होता है, नॉन जीरो सम गेम का मतलब ऐसी बार्गेनिंग या ऐसी निगोशिएशन या टेबल टॉक जिसमें या तो दोनों फायदा लेंगे या दोनों ही नुकसान उठाएंगे, ठीक है, इसको हम जो है नॉन जीरो सम गेम कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे जो अहम तरीन जो मॉडर्न अप्रोचेस थी, इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ये मैंने 3 कर दी है। बाकी जो है वो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, तो आप उनको डिस्कस पढ़ सकते हैं, ये सारी सारी मैंने उसके अंदर दे दी है आपको। ठीक है जी, अब मैं कोशिश करूंगा हमारा जो आज का टॉपिक है मेन, मैं उसको शुरू करूं। तो हाफिज साहब अगर आप मौजूद हो तो फिर अगला टॉपिक शुरू करें। जी, मेरा ख्याल है कि अगर इस हवाले से किसी का कोई सवाल है 2-3 मिनट के लिए वो सवाल टैकल कर लें और फिर अगला टॉपिक शुरू कर दें, अगर नहीं तो बिस्मिल्लाह। ये बिहेवियरलिज्म है, सिस्टम अप्रोच है और गेम थ्योरी है, इसके बारे में किसी के जहन में सवाल, ये तीनों नई अप्रोचेस हैं, मॉडर्न अप्रोचेस हैं, तो मैंने आपको रोजमर्रा जिंदगी की मिसालें देकर समझाया है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो भी पूछ सकता है, वरना एट द एंड भी हमारा सेशन आना है इंशाल्लाह, तो वहां भी जो है वो आपको मौका मिल सकता है। जी, शुएब फारूकी साहब। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे अप्रोच या थ्योरी जो है वो कोई थिंकर या कोई फिलोसोफर जो है वो पेश करता है, तो बिहेवियरिज्म या जितनी भी ये थ्योरीज आपने जो बयान की हैं भी, इनके थिंकर्स के नाम अगर आप मेंशन कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो है ये डेविड एस्टन ने जो है वो बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है वो दी थी, काफी ज्यादा लोगों ने दी हैं। मैंने जो थ्योरीज जो हमारे इनके जो थिंकर्स हैं उन तमाम को जो है मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी मेरा जो मेन मकसद था वो आपको समझाना ही था। जैसे गेम थ्योरी है, ये जैन ह्यूमन था, ये मैथमेटिशियन था, जॉन नैश था, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सिस्टम अप्रोच जो है ये डेविड एस्टन की है, उसमें बिहेवियरिज्म जो है वो भी डेविड एस्टन ने बकायदा उसके जो है वो 8-9 असूल दिए हुए हैं। अगर आप अपने बिहेवियरिज्म में किसी के रवैये को, बिहेवियर को अपने नापना है, तोलना है, वेरिफिकेशन करनी है और उसके मुताबिक अपने तारीख निकालने हैं, अपनी वैल्यूज निकालनी है, वो सारे का सारा जो है वो डेविड एस्टन ने बनाया है। ये डेविड एस्टन था जिसने ये काम किया था। जी बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, अगर आप अगली स्लाइड शुरू करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा अगर आप अपनी स्पीड को हमारे लेवल पे रखें, तो हम जरा कमजोर इंसान हैं, तो थोड़ी सी स्पीड आपकी मुझे तेज लग रही है। जी अब साहब, वो असल में ये हमारा पिछला टॉपिक था, तो मैं चाह रहा था कि मैं 8 बजे तक इसको कवर कर लूं, तो वो मैंने कर लिया है। तो अभी हमारा आज का जो लेक्चर है नंबर 2 वो इंशाल्लाह शुरू हो गया है, तो वो इंशाल्लाह हम जो है मैं आहिस्ता स्पीड कम रख के इंशाल्लाह करूंगा। बहुत शुक्रिया निशानदेही करने का। जज़ाकल्लाह। जी आज का हमारा टॉपिक है कि रियासत क्या है, व्हाट इज स्टेट। जी रियासत क्या है। अगर मैं इसकी आम सी, सादा सी, फहम सी तारीफ करूं तो वो ये होगा कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी बकायदा हदबंदी होती है और उसकी जो हदबंदी है वो बकायदा तौर पे रिकॉग्नाइज्ड हो। जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसकी हदबंदी हो और उसको बकायदा तो पूरी दुनिया में, दुनिया के तमाम मालिक उसको मानते हो, उसको हम रियासत बोलते हैं।
विरासत जो है बेसिकली इसका वजूद कहाँ से हुआ? ये बड़ा मशहूर आपने मकूला सुना हुआ है कि इंसान एक माशरती हैवान है। इंसान जो है यानी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका एक कॉन्टेक्स्ट जो है, एक पहलू ये भी है कि सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ मेरी आवाज रही। अगर आप हेलो ये प्रोफेसर साहब, अगर आप वो काइंडली जो पुराना तरीका था खत्म करके अगर न्यू भेजा जाए लिंक तो जी जी आप आप अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इसका बंद कर आपको दे मेरी माइक। बात आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। आवाज रिपीट तो नहीं हो रही मेरी? अभी हो रही है रिपीट, आप उसका वॉल्यूम बंद कर दें दूसरी डिवाइस पर।